नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर एस जीके ट्रिक्स में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आ चुका हूं फिर भारत की ज्योग्राफी को लेकर के। और आप सभी को पता है आज अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। और अपना नया टॉपिक जैसा कि आप देख चुके हैं, थंबनेल पर भी आपने देख लिया होगा, भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेशों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार सभी मेरे मित्र जुड़ जाइए और जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं वो क्लास को लाइक करके फटाफट से शेयर कर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, जितना आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए। और अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इसी के साथ हम शुरू करते हैं भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जान लिया था भारत के बारे में, भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में, भारत के राज्यों के बारे में कि कौन सा राज्य कहां पर स्थित है, स्थलीय सीमा कितनी है और स्थलीय सीमा पर कितने अंतर्राष्ट्रीय, यूं कह दे कितने देश जो है भारत से सीमा लगाते हैं, और उनकी सीमाओं को टच करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से राज्य कौन कौन से देश के साथ टच होते हैं, कौन कौन से देश के साथ सीमा लगाते हैं, और उनके बीच, भारत के और उन देशों के बीच कौन कौन से विवाद जो है हाल ही में चल रहे हैं, कौन से पॉपुलर हैं और कौन से जो है निपटा लिए गए हैं, वो सारे विवादों के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछली क्लासों में। और जो विद्यार्थी उस क्लास में उपस्थित नहीं था वो जाकर के चैनल पर प्ले लिस्ट में देख सकता है, बिल्कुल वहां पर आपको क्लास जो है उपलब्ध हो जाएगी। और आज हम नए एक टॉपिक को बारे में बात करने वाले हैं, भारत के भौतिक विभाजन के बारे में। आप सभी को पता है भारत के बारे में कि जो भारत है, भारत का क्षेत्रफल आप सभी को पता है, मैं पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इसको लेकर के 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व का 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है। जहां पर संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की दोस्तों यहां पर 17.5% जनसंख्या निवास करती है। कितनी जनसंख्या? 17.5% आबादी जो है यहां पर निवास करती है। यानी कि जनसंख्या में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल में भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जो भी हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं, है ना। तो भारत का 7वां स्थान क्षेत्रफल में है, जनसंख्या में चीन के बाद दूसरे स्थान पर हमारा भारत आता है। तो इस जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर वाला जो एरिया है, इसका विभाजन करेंगे हम। और विभाजन किसके आधार पर करेंगे दोस्तों? तो उच्चावच के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं और उच्चावच के आधार पर देखते हैं कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में हम डिवाइड कर सकते हैं, कितने भौतिक प्रदेशों में हम बांट सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि उच्चावच होते क्या हैं और उच्चावचों के आधार पर किस प्रकार से जो है उनका वर्गीकरण किया जाता है। उनके बारे में हमें अगर जानकारी है तो आगे अच्छे से हमारे समझ में आएगी। तो अपन जो है सीढ़ी बाई सीढ़ी चलने वाले हैं, बड़े ही मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक एक बिंदु को, एक एक महत्वपूर्ण बिंदु को जो है हम देखने वाले हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। चलिए, तो उच्चावच के आधार पर अपन देख रहे थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उच्चावचों को ही कि उच्चावच क्या है। देखिए, उच्चावचों का निर्धारण कैसे किया जाता है और उच्चावचों की कितनी ऊंचाई होती है, किसको क्या कहा जाता है, उसको लेकर के थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जैसे मान के चलिएगा, ये क्या है, हमारा धरातल है, और मैं बात करूं तो ये हमारा समुद्र तल है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर ध्यान रखना, ये क्या है? समुद्र तल है। समुद्र तल आप सब तो जानते ही हैं। भारत का समुद्र तल कहाँ पर है? नहीं जानते तो जान जाओगे। भारत का जो समुद्र तल है वो कहाँ पर है? भारत का समुद्र तल ये कहाँ पर है? चेन्नई में है। और चेन्नई कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती है। चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु, है ना। तो भारत का जो है समुद्र तल चेन्नई में है, या यूँ कह सकते हैं कि भारत में जो है उच्चावचों की जो ऊंचाई है कहाँ से मापी जाती है? चेन्नई से। लीजिएगा, बात करें कैसे मापी जाती है,
तो ऐसा कोई भौतिक भाग जो समतल भाग हो और जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से औसतन 300 मीटर तक है। कितने मीटर तक है? 300 मीटर। ऐसा कोई भाग जिसकी औसत ऊंचाई या जिसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 300 मीटर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम मैदानों के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखा जाता है? उसको मैदान के अंतर्गत रखा जाता है। इसी प्रकार ऐसी कोई भू आकृति जो पर्वतीय भू आकृति जो ऊपर जो है इस प्रकार से समतल हो, तो उसको हम पठार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पठार कहते हैं। और ये पठार की बात करें तो इसकी ऊंचाई होती है, वो होती है दोस्तों 300 से लेकर के 600 मीटर तक। 300 से 600 मीटर तक, 300 से लेकर के 600 मीटर तक का अगर कोई इस प्रकार का इस आकृति का कोई भूभाग है, उसको हम कहते हैं पठार। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? पठार कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लें, इस प्रकार का अगर कोई पर्वतीय भाग है जिसकी आकृति इस प्रकार से है और जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 600 से लेकर के 1800 मीटर तक है। कितने मीटर तक है? 600 से लेकर के 1800 मीटर तक है। उसको हम कहते हैं पहाड़ी। क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको हम कहते हैं पहाड़ी। उसके बाद हम बात करें ऐसी कोई भू आकृति जिसकी आकृति इस प्रकार से नुकीला ऊपर का भाग होता है और जिसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 1800 मीटर से लेकर 2700 मीटर तक हो। कितने मीटर तक हो? 2700 मीटर। तो उसको हम कहते हैं दोस्तों पहाड़। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पहाड़। और ऐसा कोई पर्वतीय भाग जो बिल्कुल इस प्रकार से नुकीला होता है और जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? जिसकी औसत ऊंचाई या समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 2700 मीटर से अधिक हो। कितने मीटर से? 2700 मीटर से 2700 मीटर से अधिक। 2700 मीटर से अधिक ऊंचा जो पर्वतीय भाग है उसको कहते हैं दोस्तों पर्वत। उसको क्या कहते हैं? पर्वत। समझना ध्यान से, एक बार पुनः समझाने की कोशिश करूंगा। हम बात कर रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेशों को लेकर के। भारत के भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और सबसे पहले भारत के भौतिक प्रदेशों का अपन ने विभाजन किया कि भारत के भौतिक प्रदेशों को अपन जो है किस आधार पर डिवाइड करेंगे, किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है या किस आधार पर जो है उनको बांटा जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर उच्चावचों के बारे में। जो स्थल खंड या स्थल भाग पर स्थित जो भू आकृतियाँ हैं वो ही उच्चावच कहलाती हैं। स्थल भाग पर स्थित जो भू आकृतियां हैं उनको ही क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। भू आकृतियां जैसे कि पर्वत हुआ, पहाड़ी हुई, पठार हुआ, मैदान हुआ, यही क्या कहलाते हैं दोस्तों? उच्चावच कहलाते हैं। तो इन उच्चावचों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, क्या इनका मापन होता है और कहां से जो है इसका मापन किया जाता है, इसको लेकर के थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। क्योंकि जब तक ये चीज अपने कंफ्यूजन में रहेगी तो आगे वाली चीजें अपने समझ में नहीं आने वाली है। तो पहले हम इसी को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद में आगे की चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और जहां तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं, कभी भी जिंदगी में दोबारा ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपकी रगों में खून की जगह अगर ज्योग्राफी नहीं दौड़े तो मुझे बता दियो, है ना। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत आपको नहीं है। तो उच्चावच क्या होते हैं? स्थल भाग पर स्थित भू आकृति, वो ही क्या कहलाते हैं? उच्चावच कहलाते हैं। और भू आकृतियों में जैसे मैं कह दूं, मैदान कह दो, पठार कह दो, पहाड़ी कह दो, पहाड़ कह दो, पर्वत कह दो, इनको जो है उच्चावच के नाम से या उच्चावच कह सकते हैं। अब बात यह आती है कि किसको हम पठार कहें, किसको हम मैदान कहें, किसको पहाड़ी कहें और किसको पर्वत कहें। इनके बीच का डिफरेंट कैसे हम कर सकते हैं? क्योंकि जैसे पर्वत और पहाड़ इनकी जो एक जैसी आकृति बन रही है, लेकिन इनको कैसे हम कह सकते हैं कि ये पहाड़ है, ये पर्वत है, ये पहाड़ी है या ये पहाड़ है? इनके बीच का डिफरेंट कैसे अपन वो कर सकते हैं? तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होता है, जैसे धरातल और ये है हमारा समुद्र तल, यानी कि समुद्र तल से इनका मापन किया जाता है। और भारत के समुद्र तल के संदर्भ में हम बात करें तो भारत का समुद्र तल जो है वो कहां पर है? वो चेन्नई में है।
चेन्नई कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि भारत के जो उच्चावच हैं उनका निर्धारण कहां से होता है? तो आप कहेंगे कि समुद्र तल से होता है, लेकिन ऑप्शन में ऐसे नहीं हो कि समुद्र तल से, ऑप्शन में हो चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, इस प्रकार से ऑप्शन में हो। तो फिर आपका आंसर क्या होगा कि भारत के उच्चावचों का निर्धारण होता है कहां से होता है? चेन्नई से। यानी कि समुद्र तल से तो होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन भारत का समुद्र तल कहां स्थित है? चेन्नई में है। चेन्नई तमिलनाडु में भारत का समुद्र तल स्थित है। तो यहां से हमारे जो उच्चावच हैं उनका निर्धारण किया जाता है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से किया जाता है। इस समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचा ऐसा समतल भाग जो नदियों के द्वारा निर्मित किया जाता है, या नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद और निक्षेपों का जमाव क्षेत्र मुख्यतः ये होता है, ये क्षेत्र। तो इस समतल भाग को क्या कहते हैं? हम इस समतल भाग को मैदान के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से अमूमन 300 मीटर होती है। कितनी होती है? 300 मीटर होती है। उसको क्या कहेंगे? मैदान। नेक्स्ट हम बात करें, अगर इस 300 मीटर से लेकर के 600 मीटर तक का अगर कोई भाग है, ऐसा भाग जो मतलब ऊंचा तो है लेकिन ऊपर जाकर के समतल है, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर से लेकर के 600 मीटर तक है, ऐसा अगर कोई भाग है, ऐसा कोई अगर भूभाग है, तो उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? उसको हम रखते हैं दोस्तों पठार के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? पठार के अंतर्गत रखा जाता है। नंबर 3 पर हम बात करें तो नंबर 3 पर है दोस्तों 600 मीटर से लेकर के 1800 मीटर तक, यानी कि ऐसा पर्वतीय भाग जो ऊपर से नुकीला भी होता है लेकिन उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 600 मीटर से लेकर के 1800 मीटर, यानी कि 600 से लेकर के 1800 मीटर के मध्य का जो पर्वतीय भाग होता है उसको हम कहते हैं पहाड़ी। उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है दोस्तों पहाड़ी। और उसी प्रकार सेम इसी आकृति की जो संरचना होती है जिसकी ऊंचाई 1800 से लेकर के 2700 मीटर तक होती है, यानी कि सेम पहाड़ी वाली संरचना उसकी होती है। फर्क क्या होता है कि इसकी ऊंचाई 600 से लेकर के 1800 मीटर होती है और इसकी ऊंचाई 1800 लेकर के 2700 मीटर तक होती है। तो 1800 से लेकर के 2700 मीटर तक का जो पर्वतीय भाग होता है, ये उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं पहाड़। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें 2700 से अधिक वाला अगर कोई भाग है, ऐसा कोई भाग या ऐसा कोई पर्वतीय भाग जिसकी ऊंचाई 2700 मीटर से भी अधिक है, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहा जाता है पर्वत। उसको क्या कहा जाता है? पर्वत। अब यहाँ पर जो है काफ़ी चीज़ें आप देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि जैसे आपने सुना होगा, नाम सुना होगा, राजस्थान में एक पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, और अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में हम बात करें दोस्तों तो इसको हम कह रहे हैं पर्वतमाला, यानी कि इसको हम पर्वत कह रहे हैं, जबकि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई की अगर मैं बात करूं वर्तमान में तो इसकी औसत ऊंचाई है 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर। अब आप कहेंगे सर 930 मीटर है तो इसका मतलब तो ये तो पहाड़ी होनी चाहिए थी, है ना? ये तो अरावली की पहाड़ी होनी चाहिए थी, अरावली पर्वतमाला कैसे हुई? क्योंकि 900 यानी कि 930 मीटर है, तो यहाँ पर देखो 600 से लेकर के 1800 मीटर तक वाली को तो हमने पहाड़ी कहा है, फिर ये कैसे हो गई पर्वतमाला, है ना? तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपके कंफ्यूजन आने की स्थिति बन जाती है। तो मैं आपका कंफ्यूजन यहीं पर दूर कर देता हूँ दोस्तों। ध्यान रखना, अरावली जो पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला, प्राचीन वलित पर्वतमाला है। वलित पर्वतमाला है, पर्वतमाला। और इसकी हम बात करें तो जब इसका निर्माण हुआ था तो निर्माण काल के समय इसकी औसत ऊंचाई कितनी थी दोस्तों? निर्माण काल के समय की अगर हम बात करते हैं, निर्माण काल के समय, तो निर्माण काल के समय इसकी औसत ऊंचाई थी दोस्तों 2800 मीटर। कितने मीटर थी? 2800 मीटर इसकी औसत ऊंचाई थी। अब 2800 मीटर थी तो ध्यान रखना 2700 से ज्यादा वाले को हम पर्वत कहते हैं, और उस समय इसकी कितनी थी? 2800 से अधिक थी, या फिर यूं कह दें कि 2800 मीटर इसकी औसत ऊंचाई थी, तो फिर तो पर्वती कहेंगे ना। उसके बाद में ये जो है क्या हो के अपर्दित हो के जो है अब अवशेष मात्र बची है, कौन? अरावली, इसलिए इसकी औसत ऊंचाई कम हो गई है। लेकिन जब इसका निर्माण हुआ था उस समय की हम बात करें तो उस समय इसकी औसत ऊंचाई 2800 मीटर हुआ करती थी मेरे दोस्तों, इसीलिए इसको पर्वतमाला कहा जाता है।
ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि 930 मीटर वाली को पहाड़ी कहते, फिर पर्वत क्यों कहते हैं, इसको पर्वतमाला क्यों कहते हैं। तो इसको पर्वतमाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण काल के समय जो इसकी औसत ऊंचाई हुआ करती थी, या इसकी जो औसत ऊंचाई थी वो 2800 मीटर थी। इस कारण से ये अरावली पर्वतमाला कहलाती है। वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर रह गई है। कितनी रह गई है? 930 मीटर रह गई है। इसको अलग से हम पढ़ेंगे, जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे उस समय मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहां पर मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं कि बाद में जो है आपको कंफ्यूजन आएगा कि सर ने तो बताया था कि 600 से लेकर के 1800 का तो पहाड़ी होता है, जबकि यहां इसको पर्वतमाला कह रहे हैं, क्या कारण है? तो उसका कारण यही है कि निर्माण काल के समय इसकी औसत ऊंचाई जो है 2800 से ज्यादा थी, इसलिए इसको पर्वत कहा गया। चलिए, तो अभी इसको मैं वापस रब कर देता हूं, क्योंकि इसको फिर हम आगे पढ़ने वाले हैं, वहां पर विस्तार से इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे उच्चावचों के संदर्भ में हमने बात की। एक बार ऐसा करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं उच्चावचों के संदर्भ में और क्या चीज़ें हमें यहाँ से जाननी चाहिए, और आगे की ओर बढ़ते हैं। सभी दोस्त फटाफट से, और भाई जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। जिन्होंने लाइक शेयर नहीं किया है फटाफट से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। फिर शुरू करते हैं, आगे के बारे में जानते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें और हमें यहाँ से ध्यान में रखनी चाहिए। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दो इसको। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, उच्चावच हमने बांट लिए हैं, किस किस के आधार पर जो है किस किस को क्या कहेंगे, किसकी कितनी ऊंचाई होनी चाहिए थी, उसको लेकर के हमने चर्चा कर ली है। अब यहाँ पर बात करते हैं भारत में उच्चावच। भारत में जो है कौन कौन से उच्चावच पाए जाते हैं उनको लेकर के हम बात कर लेते हैं। भारत में उच्चावच, जैसे आप सभी को पता है मैदान, उसके बाद में नंबर बात करें हम पठार, नंबर 3 पर बात करें हम पहाड़ियाँ, और नंबर 4 पर बात करेंगे हम पर्वत। भारत में पाए जाने वाले जो उच्चावच हैं उनके संदर्भ में अगर अपन चर्चा करते हैं तो मुख्यतः 4 उच्चावच भारत में आपको देखने को मिलेंगे। एक तो हो जाएगा आपका कौन सा? मैदान, दूसरा हो जाएगा आपका पठार, तीसरा हो जाएगा आपका पहाड़ियाँ, और चौथा हो जाएगा आपका पर्वत। अब ये जो मैदान है वो कितना पाया जाता है दोस्तों? 43.2% पाया जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला उच्चावच, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं भारत में? मैदान। उसके बाद में पठार की बात करें 27.7%, पहाड़ियों की बात करें 18.5%, और पर्वत की बात करें 10.6%। तो सबसे ज़्यादा उच्चावच कौन से पाए जाते हैं? मैदान। और सबसे कम कौन से पाए जाते हैं? तो भारत में पाए जाने वाले या न्यूनतम पाए जाने वाले उच्चावच, भारत में सबसे कम पाए जाने वाले उच्चावच ना, भारत में सबसे कम कौन से उच्चावच पाए जाते हैं? तो पर्वत सबसे कम पाए जाते हैं और मैदान सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ध्यान रखना है, उच्चावचों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं
तो उच्चावच, 4 प्रकार के उच्चावच भारत में मुख्यतः आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 1 पर मैदान, पठार, पहाड़ियां और पर्वत। तो मैदान कितने प्रदेश पर आपको मिलेंगे? तो भारत के जो कुल उच्चावच हैं उनके 43.2% यानी कि 43.2% जो है मैदान फैले हुए हैं। और बात करें पठारों की तो भारत के कुल उच्चावचों के 27.7% पर जो है पठार विस्तृत है। बात करें पहाड़ियों की तो दोस्तों पूरे उच्चावचों की या कुल उच्चावचों के 18.5% पर पहाड़ियां विस्तृत है। और बात करें पर्वतों की तो 10.6% पर जो है भारत के कुल उच्चावचों के 10.6% पर आपके पर्वत विस्तृत है। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले उच्चावच कौन से हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा कौन से उच्चावच पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं दोस्तों मैदान। और सबसे कम कौन से उच्चावच पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर्वत। कौन से पाए जाते हैं? पर्वत। तो इसका भी एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालो, फिर चलते हैं आगे और देखते हैं कौन कौन से भौतिक प्रदेशों में इसका वर्गीकरण या किसको बांटा गया है, उसको लेकर के थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, ले लिया होगा? ले लिया गुरुजी, तो शेयर भी कर दो भाई, स्वार्थी मत बनो छोरो, फटाफट से शेयर भी कर दो इसको ना। तो लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए। अब अपन ने बात कर ली कि किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया है, ये तो अपने बीच आ चुका है, लेकिन कितने भागों में इसको बांटा है, भारत का भौतिक विभाजन जो है वो कितने भागों में किया गया है? तो 4 भागों में इसको बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है भारत को? 4 भौतिक भाग प्रदेशों में विभाजित किया है, 4 भागों में। और वो 4 भाग कौन से हैं? 4 भागों में विभाजित। तो प्यारे विद्यार्थियों वो 4 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर हम बात करते हैं तो वो आ जाता है आपका उत्तर पर्वतीय या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। नंबर 2 पर हम बात करें तो मध्य का विशाल मैदान या मैदानी भाग, विशाल मैदान। और नंबर 3 पर हम बात करें दोस्तों तो आपका आ जाता है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और नंबर 4 पर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो नंबर 4 पर आपका आ जाएगा तटीय क्षेत्र, और इसी के अंतर्गत रखा जाता है द्वीपों को और द्वीप। ठीक है ना? तो ध्यान रखना है, भारत को उच्चावच के आधार पर कितने भागों में डिवाइड कर दिया? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, मध्य का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और तटीय क्षेत्र व द्वीप। तो 4 भागों में इसका डिवाइडेशन किया गया है, बांटा गया है। अब ये 4 भाग कैसे कैसे बांटे हैं थोड़ा सा मैप में भी मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझना, अच्छे से ध्यान देना एक बार। फिर जो है इसको अलग अलग बांट करके अपन पढ़ने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो दावे के साथ मैं कह सकता हूँ एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा, है ना। लेकिन शर्त यही है, लगातार आपको क्लास में बना रहना है, एक भी क्लास को जो है आपको मिस नहीं करना है। और जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो जा कर के प्ले लिस्ट में पिछली क्लास भी देख सकता है। तो ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, चलिए ये है अपना भारत और इसका जो है अपन वर्गीकरण करें 4 भौतिक प्रदेशों में इसको किस प्रकार से बांटा है। तो आप सभी जानते हो काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, यानी कि यहाँ पर जो है आपको हिमालय का विस्तार देखने को मिलेगा। किसका विस्तार मिलेगा यहाँ पर दोस्तों? तो हिमालय का विस्तार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इधर मिल जाएंगे आपकी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो यानी कि इस भाग में जो है इस वाले पोर्शन में क्या क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर तो मिल जाएगा आपको उत्तर का, यहाँ पर तो मिल जाएगा आपको उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद में दोस्तों उत्तर के पर्वतीय प्रदेश से नदियां निकली और उन नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद और निक्षेपों से यहाँ पर एक भौतिक प्रदेश का निर्माण होता है, या उनके द्वारा बहाए गए बहाकर लाए गए तलछट से जो है किसका जमा हुआ? मैदानी भाग का निर्माण हुआ। तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका मध्य का विशाल मैदान, तो मैदानी भाग आ गए नंबर 2 पर। और यहाँ पर जो है आपका
यहाँ पर इस प्रकार से ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप पठार। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला और इधर ये वाला, ये किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? ये तटीय क्षेत्र कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? तटीय क्षेत्र। यहाँ पर हमारा एक द्वीप श्रृंखला या द्वीप समूह पाया जाता है और इधर भी, यहाँ पर भी हमारा जो है एक द्वीप समूह पाया जाता है। इधर पाया जाता है आपका लक्षद्वीप और इधर पाया जाता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसको हम दो भागों में भी बांट देते हैं, है ना। यहाँ से एक रेखा गुजरती है 10 डिग्री चैनल, जो दो भागों में बांटती है, अंडमान को और निकोबार को अलग करती है। अंडमान को 4 भागों में हम बांटते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। निकोबार को हम 3 भागों में बांटते हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, जो हम जब द्वीप पढ़ेंगे वहां पर उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो 4 भौतिक प्रदेश हो गए हमारे पास। नंबर 1 पर ये आ गया, नंबर 2 पर आपका मैदान आ गया, नंबर 3 पर आपका प्रायद्वीप आ गया और नंबर 4 पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका तटीय क्षेत्र आ चुका है। अब इसके संदर्भ में हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे, एक एक भौतिक प्रदेश को उठाते हुए चलेंगे और इनके बारे में बड़े ही विस्तार से चर्चा करते हुए चलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप तो फटाफट से ले लीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक भी क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है यार, फटाफट से एक बार लाइक करके क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और क्लास आपको कैसी लगी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना है। और जिन दोस्तों ने अभी तक भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आपको मिल जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं लेना चाहूँगा आपसे विदा। आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। नमस्कार, राम राम साहब।